चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सौराहें फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। मटमैली चट्टानों का वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार, हिंदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है यह, अंधकार के विरुद्ध है यह महाज्योति प्रज्ञालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े सभी सुधी विद्वजनों को गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा परिकल्पित एक नवाचारी उपक्रम है, सारस्वत अनुष्ठान है, जिसका 22वां ज्ञान पुष्प आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला की शुरुआत पिछले दिनों भारतीय ज्ञान परंपरा से हुई, जो ज्ञान अनुशासन के विभिन्न धरातलों का सिंचन करते हुए लगातार निरंतर अविरल प्रवाहमान है, जिसका पिछला यानी 21वां ज्ञान पुष्प आत्मनिर्भरता के लिए देशज पद्धतियों का उपयोग विषय पर केंद्रित रहा। इससे पूर्व अकादमिक और राष्ट्रीय महत्व के
विषयों पर ख्यातनाम विद्वजनों के उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हो चुके हैं। इस साप्ताहिक संवाद श्रृंखला का उद्देश्य वर्तमान समय के अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न, संस्कृति व संस्कार से परिपूर्ण अग्रणी बुद्धिजीवियों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना है। ज्ञान सृजन का केंद्र और विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ऐसे सरोकारों को हम संबोधित करें जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का निरंतर अविरल संचालन प्रसारण किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज के प्रबोधन का विषय है लोक संस्कृति और राम राज की संकल्पना। आभासी पटल पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, ज्ञान निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, शिक्षा व संस्कृति निष्ठा के अग्रदूत आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी। आपकी दूरदर्शिता, भारतीयता के प्रति समर्पण, बिखरे को सहेजने का संकल्प तथा परंपरा को और प्रवाहमान करने की प्रतिबद्धता से प्रारंभ इस अकादमिक सांस्कृतिक श्रृंखला में आज हमें उद्बोधन प्राप्त होगा ख्याति लब्ध साहित्यकार, लोक संस्कृति और साहित्य की अग्रणी सुचिंतक, गोवा की पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी का। ज्ञान प्रबोधन के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साहित्य की विविध विधाओं में समान रूप से सृजनशील, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में गुण गरिमा युक्त क्रियाशील माननीय मृदुला सिन्हा जी ने सक्रिय राजनीति के विभिन्न पदों पर आसीन होकर दल के अंदर और समाज में अपना विशेष पहचान बनाई है। आप गोवा की राज्यपाल के पद पर 5 वर्ष 2 महीने तक आसीन रही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको स्वच्छता अभियान का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राज्यपाल रहते हुए भी आपने अपने संवैधानिक पद को गरिमापूर्वक निभाते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जीवन के अनेकानेक कार्यों को प्रोत्साहित करने में महती भूमिका निभाया। सामाजिक समस्याओं का रचनात्मक निदान ढूंढने में आपको दक्षता हासिल है। संवैधानिक पद पर रहते हुए भी शिक्षा, स्वच्छता के विकास के साथ अन्य अभिनव कार्यक्रमों को फलीभूत करने का आपको गौरव प्राप्त है। आपकी राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की फहरिस्त काफी लंबी और गरिमामयी है। राज्यपाल गोवा, सदस्य राजभाषा समिति गृह मंत्रालय, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति इस्पात मंत्रालय, अध्यक्ष केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली, सदस्य दिल्ली महिला आयोग दिल्ली सरकार, सदस्य रेलवे हिंदी सलाहकार समिति रेल मंत्रालय, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी, प्रभारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा भाजपा, संयोजिका भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला मोर्चा भाजपा, सह संयोजिका राष्ट्रीय महिला मोर्चा, चुनाव संयोजिका नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र, चुनाव संयोजिका मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र, सदस्य भाजपा अनुशासन समिति के साथ ही अध्यक्ष सूर्या संस्थान नोएडा, अध्यक्ष राजमाता विजया राजे सिंधिया स्मृति न्यास दिल्ली, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महती दायित्वों का निर्वहन आपने किया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों में 500 से अधिक आपकी भागीदारी, आपकी रचनाशील सक्रियता के परिचायक हैं। साहित्य के विविध विधाओं में सृजन करने में आप सिद्धहस्त रही हैं। आपकी 65 से अधिक विविध विधाओं में पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी रचनाओं पर आधारित लघु फिल्म एवं फीचर फिल्म बन चुकी हैं तथा कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य करके अब तक कई शोधार्थियों ने आपके साहित्य पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली है। साहित्यिक योगदान
और सामाजिक नवाचार के लिए आपको अनेकानेक सम्मानों और पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, राष्ट्रीय शिखर सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, तरु सम्मान, ओजस्विनी शिखर सम्मान, साहित्य श्री सम्मान इत्यादि इत्यादि। ऐसी जनसेवक, समाज व राष्ट्र की धरोहर, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के दशकों की साक्षीदार, भारतीय ज्ञान, कर्म व सृजन परंपरा की अग्रणी सुचिंतक श्रद्धेय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी का मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए सुखद अवसर है कि भारतीय लोक संस्कृति की साक्षात प्रतिमूर्ति और राम राज व सुशासन की अग्रणी पैरोकार माननीय मृदुला सिन्हा जी को सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। मैं पूरे आदर व सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्रद्धेय मृदुला सिन्हा जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा और जो व्याख्यान माला की जो श्रृंखला है, बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला, और इसकी साप्ताहिक प्रस्तुति आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो शीर्षक दिया है ई ज्ञान श्रृंखला का, उसके अंदर भी भारतीय संस्कृति का बहुत सारा तत्व घुला मिला है, समाया हुआ है। और इन विषयों के चयन में आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, आचार्य अनिल कुमार राय जी, संदीप कुमार वर्मा जी, आप सबका सहयोग है। और आपका विश्वविद्यालय, एक तो उसका प्राकृतिक दृश्य भी बहुत सुंदर है और साथ ही साथ सब उच्च कोटि के शिक्षक शिक्षिकाएं वहां हैं, जैसा कि मैं जाकर मैंने देखा था। तो सबसे पहले तो आपका विश्वविद्यालय और आगे बढ़ता जाए, हिंदी की पूरी अच्छी तरह सेवा होती रहे, इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और प्रारंभ में 2-3 छोटे छोटे प्रसंग सुनाना चाहूंगी, जिससे लोक संस्कृति की बात जो है, लोक संस्कृति का भाव है, वो थोड़ा मेरे सामने खास करके स्पष्ट हो जाए। हम लोग सब जानते हैं कि स्त्री का दो घर होता है, मायका और ससुराल। पुरुषों को ये समाज ने ऐसा मौका नहीं दिया है कि हमारा तो दो घर है, मायका भी है और ससुराल। लेकिन 80-90 साल की महिला से यदि आप पूछिए कि आपका मायका, आपका घर कहाँ है, तो सबसे पहले मायका ही बताती। इतने 70 साल से वो ससुराल में है, उससे भी ज्यादा वर्षों से, लेकिन पहले उसके मायके की जो स्मृति है वो जाती नहीं। एक और दबाव रहता है उसके ऊपर कि यदि मायके से भाई आ गया बुलाने के लिए और ससुराल वालों ने सम्मति नहीं दी, अब की बात नहीं कर रही हूँ, अब तो बात है कि हमको जहां मन होगा जाएंगे, हम मायके जा रहे हैं। लेकिन जब पूछना पड़ता था परिवार वालों से, तो मुझे स्मरण है कि कई बार मेरे एक चचेरे भाई दुखी होके चले, क्योंकि मेरे पति ने कह दिया बार बार आप नजदीक है इसलिए आके बुलाने चले आते हो। तो मुझसे थोड़े बड़े थे। मैंने मायके का महत्व, महिला के मस्तिष्क पे कितना बड़ा होता है, बहुत सारे इस पे दोहे भी बने हुए हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी तो वेबिनार में पिछले 2 महीने से 3 महीने से कितने प्रतिदिन 2 वेबिनार होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थक सी गई थी। लेकिन अनिल कुमार राय जी ने
बार बार फोन करके। और एक बार तो मेरे पति ने कहा, आप क्यों बेकार कहती है कि बहुत मुश्किल होगा, आप जाएंगी मुझे पता है। उन्होंने ऐसे कहा कि आप जाएंगी मुझे पता है, जैसे मुझे मैके जाना है। और फिर रजनीश कुमार शुक्ल जी ने फोन करके और मुझसे जब बातचीत की, तो उन्होंने जैसे महिलाओं को मैके बुलाया जाता है वैसा निमंत्रण दे दिया। तो मैं तो तैयार हो रही हूँ सारे कपड़े उपड़े समेट के कि मुझे मैके जाना है। तो यह जो मैके के प्रति जो भाव है, जहाँ बचपन खेला है, जहाँ संस्कार हमारे खून में पिरो कर डाला गया है, वो महिलाएं समझ सकती हो और पुरुष भी इसको समझते हैं कि मैके के लिए कितना अधिक होता है। इसीलिए कि जहां से हमारी संस्कृति प्रारंभ होती है और संस्कृति का ध्वज संस्कार है वो प्रारंभ होता है। तो वो चीज जिस गांव में पलता है व्यक्ति, पुरुष भी जिस गांव में पलता है, मैं मजाक से कहा करती हूँ कि आपका तो ये मायका है, पुरुषों से पूछती हूँ कि आपका मायका कहाँ है। तो ये इसके कारण वो कितना लगाव होता। एक ग्रामीण संस्कृति और नागरीय संस्कृति, संस्कृति तो है, सभ्यता तो सब जगह है। संस्कृति का जो अंदर प्रवाह है, जो जिस कार्य को करने में हमें बहुत सोचना नहीं पड़ता, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता और सहज गति से वैसा व्यवहार हो जाता है, और जो दूसरों को भी अंतर मन तक कुरेदता है वो व्यवहार, उसको सुख देता है, उसे हम संस्कृति कहते। तो ये कब होता है? भारतवर्ष गांवों का देश रहा। भारतवर्ष में गांवों की संख्या अब कम होती जा रही है या गांव ही शहर बनता जा रहा है। लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले किसी वेबिनार में किसी विषय पर प्रश्न पूछते हुए दिल्ली, वहां लखनऊ की एक प्रोफेसर महिला ने मुझसे पूछा, और उसने कहा कि दीदी, गांव में अभी भी जाती हूँ तो उत्सव मनाने में, शादी ब्याह में बहुत एकता दिखती है और वहां बहुत आनंद आता है, लेकिन शहर में वो आनंद क्यों नहीं आता? तो मैंने उनसे कहा, वेबिनार में ही उसको मैंने कहा कि देखो, शहर में मेरे बगल में किसका मकान है, बाएं दाएं किसका मकान है, मैं नाम तो जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि उसके घर में क्या सुबह शाम पकता है, क्या उसकी रीति रिवाज है, कैसे उनके यहाँ गुजरात का परिवार, तो हम नहीं जानते। लेकिन ग्रामीण जीवन में हम गुजरात में जाएं, बिहार में जाएं, कहीं भी चले जाएं भारतवर्ष के अंदर, और अब तो भारत से बाहर भी इतने लोग चले गए जाएंगे, तो हमें यह उनके बारे में मालूम है। 7 पीढ़ियों से जहां लोग एक साथ रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, वहां के लोगों को दादी माँ ने कहानियां सुना सुना के उनके अपने पूर्वजों की कहानी 7 पीढ़ियों तक वहां ले आई है कहानी, और उसके सुनते सुनते वो कितना इमोशनल व्यवहार होता था लोग को, पुरुष के अंदर और महिला के अंदर भी कितनी ममता होती थी, कितना संवेदनशीलता होती थी, जिसके जिसके कारण सब बंधे रहते। वो गांव ही नहीं बल्कि अगल बगल के गांव भी एक सूत्र में बनते 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 पूरे राष्ट्र का जीवन एक सूत्र में बंध। और इस सूत्र में बंधने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारे अंदर जो चीज, जो प्रकृति ने दी है, एक व्यक्ति के अंदर जो भाव है, जो प्रकृति से मिला है, वह एक में नहीं है, वो सब में। और इसलिए सब में होने के कारण वो समय समय पर वह प्रकट तो नहीं होता, हमारे व्यवहार में प्रकट होता। और इसलिए सभ्यता और संस्कृति में अंतर किया गया है, और बहुत अंतर है। हम अपने द्वारा विकास करके जो प्राप्त किया है, हमने बहुत सारे विकास करते रहे हैं सब क्षेत्र में, मकान बनाने के क्षेत्र में, कपड़ों के क्षेत्र में, सारे चीजों में जो हम सड़कें बनी हैं, ये सब जो हमने विकास किया है, अट्टालिकाएं बन रही हैं बड़े शहरों में, जैसे पहले हम सुनते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, वैसी उसी कितनी ऊंची
अट्टालिकाएं बन रही। तो ये सब हमारे लोगों ने, हमारे नौजवानों ने परिश्रम करके विधि विधान से विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई करके लोगों से मिलके ये सब चीजें विकसित की है। तो ये सभ्यता है, हम सब जानते हैं। लेकिन संस्कृति और संस्कृति के द्वारा जो हमारे अंदर संस्कार है, जो अपने आप प्रकट होता है, जो हमारा स्वभाव हो जाता है, अग्नि का स्वभाव, हवा का स्वभाव, पृथ्वी, सबका स्वभाव जिस तरह गुण है, प्राकृतिक गुण है, उन गुणों के से सबका स्वभाव प्रकट होता है, पहचान होती है, मनुष्य की पहचान होती है। ये सभ्य है, असभ्य है, संस्कृत है या सुसंस्कृत है या कुसंस्कृत है, उनके व्यवहार से और बातचीत से पता चलता है। तो इस तरह से जो लोक संस्कृति, जहाँ लोक जीवन है, लोक जीवन कहने का अभिप्राय जहाँ लोग मिलकर एक तरह से जीते हैं, अलग अलग आंगन है, अलग अलग दरवाजा है, अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का सुख दुख बराबर है। ये जो लोक जीवन गठित होता है, वो लोक जीवन जल्दी समाप्त नहीं होता, ढीला नहीं होता। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी आपको। किसी ने मुझे पूछा था, कोई प्रश्न पूछा था, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितनी माओं का दूध पिया है। उसने झट से पूछा क्यों? शहर के में रहने वाली महिला थी, उसको समझ में नहीं आई बात। मैंने कहा मैं बहुत बड़े आंगन में मेरा जन्म हुआ, उस आंगन में खेलती खाती रही, इतने भाई बहने छोटे छोटे, एक उम्र के भी बहुत। और मेरी माँ बीमार हो गई, तो मेरी माँ बीमार हो गई तो उस समय डब्बे का दूध तो नहीं होता था, और उस समय गाय का दूध होता था, लेकिन बच्चे को लोग गाय भैंस का दूध नहीं देते थे, तो माओ का दूध ही पीना चाहिए बच्चे को। तो उसमें 4-5 महिलाएं थी ऐसी जो उस समय अवस्था में थी, जिनके छोटे बच्चे थे, तो मुझे वो लोग दूध पिलाते थे। अब बड़े होकर मुझे जब ये जानकारी मिली, तो बहुत लोग जो दूसरे आंगन की भी महिला थी मुझे कहती थी, ये बउआ हम तोरा दूध पियई, हम पी लो। और जब वो बात कहती थी जो भी महिला, एक तो कुम्हार परिवार की थी महिला, उसने भी कहा, तो मुझे उसके प्रति जो भाव मरता था वो मैं नहीं कह सकती। मैं कैसे, मैंने तो देखा नहीं था उस महिला का मैं दूध पी रही हूँ, लेकिन यह बात सुनते ही कि मेरे माँ की भूमिका में इतनी महिलाएं आ गई, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये अंदर का भाव जो है वो संस्कृति का भाव है, वो हमारे जिस लोक संस्कृति का भाव है। और बड़े होकर फिर सब हमने देखा, समझा, परखा। मैं हमेशा महिलाओं के संदर्भ में बात करते हुए कहा करती हूँ कि मैंने महिलाओं की 5 पीढ़ियां देखी। मेरी नानी, मेरी माँ, मैं, मेरी बेटी और उसकी बेटी। तो 5 पीढ़ियों में बहुत सारी असमानताएं। कपड़ा पहनने का बहुत कुछ बदल गया। मैं घूंघट में, इतना घूंघट डाल के ससुराल गई थी, अब मेरी नानी तो घूंघट में ही रहती थी। वेशभूषा बदल गया, खान पान में भी परिवर्तन आया, लेकिन एक जो प्रवाह है, जो प्रकृति ने हमारे अंदर डाला हुआ, जो ममता का प्रवाह है, वो आज भी वो व्यवहार में प्रकट होता है। आज तक कहीं भी है, कोई सी महिला से मिलती हूँ, अपनी जो छोटी सी नातिन है उसको देखती हूँ कि उसको अपने पिता के प्रति कितना प्रेम है, कितना ज्यादा आदर मान है। छोटे वो माँ की भूमिका में आ जाती है जब अपने पिता को देखती, जब अपने पिता से बात करती है, कभी कभी माँ की भूमिका में रहती है, वो बेटी नहीं रहती। तो ये सारे गुण जिसे वेद काल में लोगों ने अध्ययन करके, पुरुषों के गुण, महिलाओं के गुण, प्रकृति के गुण, पेड़ पौधों के गुण, सागर के गुण, सारे जो हैं उनको देते, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता, ये जो सूत्र दे दिया। पंडित कौन है, विद्वान कौन है? तो ये चीजें हमारे, कुछ तो गुण हैं जो हमारे प्रकृति ने दिया हुआ है अंदर से, कुछ गुण है जो हम एक्वायर करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या क्या बनते हैं, वो सब हम एक्वायर करते हैं वो। लेकिन मनुष्य
केवल शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का समुच्चय नहीं। ये तो दिखता है। बुद्धि भी कभी कभी कैसे दिखती है? जब प्रकट होती है तब दिखती है। मन कैसे दिखता है? उसका प्रकटीकरण होता है तब दिखता है। शरीर तो प्रकट है ही। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो संस्कृति के कारण है, उस संस्कार को जब प्रकट होता है तो हम लोग कहते हैं सुसंस्कृत है ये। तो इस तरह से संस्कृति की जो परिभाषा है उसको परिभाषित भी नहीं किया, जिसको हम आज मनुष्योचित गुण कहते हैं। मनुष्य के अंदर वह गुण रहना ही चाहिए जिसे हम कहते हैं, तब वह मनुष्य कहलाएगा, तब वह विद्वान कहलाएगा। इस तरह के जो गुण हैं वो हमारी संस्कृति के सूत्र। और हमारी संस्कृति आज जो दिखती है, मैं बहुत बार कहती हूँ कि जब मान लो कि सब कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो कि सब कुछ अपनी चीजें, अपना संस्कार, अपनी संस्कृति खो जाती है शहरों में, जो शहर होते जा रहे हैं, फिर यदि लोग खोजेंगे कि कैसा भाव था, कैसी समझ थी, तो मुझे लगता है कि फिर लोग पीछे जो हमारी लोक संस्कृति थी, और ये अच्छी बात है कि आज तो टेक्निकल माध्यम से सबको संजोया जा रहा है, संजोया जाना चाहिए, तो उसमें देखेंगे लोग। और हम तो देख रहे हैं, हम तो यह देख रहे हैं कि रामचरितमानस, रामायण, जिस रामचरितमानस पर और वाल्मीकि रामायण पर आधारित जो हम रामायण देखते हैं, तो ये क्या पीढ़ी दर पीढ़ी संजो के भाव आया। सीता की कहानी कहते कहते मेरी माँ के आंखों से आंसू झरझर गिरता रहता था। तब वह अन्नपूर्णा देवी नहीं रहती थी, तब वो सीता बन जाती थी स्वयं। और सीता के वियोग में, सीता के दुख को खास करके मिथिलांचल ही नहीं, सारे देश में वो इस तरह से संजो कर रखा। मिथिला के लोग तो कहते हैं कि वो तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी को जीवन में बहुत दुख हुआ। और ये भाव आज तक कैसे हमारे पास, हमने संजोया हुआ है उसको। और जो उनके प्रति, अपने जो ग्रंथ हैं सारे, उनके प्रति जो हम भाव संजोए हुए हैं, वही तो हमारी संस्कृति है। और लोक संस्कृति इसलिए कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति की संस्कृति नहीं है, लोक की है, जो एक साथ रहते हैं, बहुत काल तक एक साथ रहते हैं। संस्कृति को तो कहा गया है कि ब्रह्म की भांति अवर्णनीय, इसका वर्णन नहीं हो सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। वह व्यापक तत्व पे कई चीजों का भान कराती है, जब बताती है, जीवन की विविध प्रवृत्तियों से संबंधित है, अतः विविध अर्थों और भाव में उसका प्रयोग होता है। मानव मन की जो बाहरी प्रवृत्तियां हैं वो प्रेरणा देती हैं, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति है, जो अंदर रहती है, वो प्रवृत्ति हमारी संस्कृति, हमारे अंदर आई है। और उसके विशेष हम जाएंगे नहीं, जो कैसे परदादा का चेहरा छोटे बच्चे का हो जाता है, बच्चा जन्म लेता है तो लोग जो देखे रहता है उसके परदादा को कहता है वैसा, ये तो प्रकृति का कार्य है। लेकिन संस्कृति भी उसी तरह, बहुत लोगों का बोलना, चालना, व्यवहार उनके समान हो जाता है जो उसके बाबा परदादा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर जो चीज को, जो भाव को, जो कभी जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसको हम लेके आए हैं, लेकिन हमको उस संस्कृति पर गौरव होता है। हमें भारतीय संस्कृति पर जब बात करने लगते हैं तो हमको इस पर गौरव होता है कि हम कितने अच्छी संस्कृति से, कितने मानव मूलक संस्कृति के जगह पे रहते हैं, इसको हम आगे प्रसारित करते हैं। तो यह लोक संस्कृति लोक के द्वारा ही संजोई जाती है और आगे फिर अपने इसमें बढ़ाई जाती है। तो ये लोक संस्कृति हुई। और इसमें ये नहीं फर्क होता है इस संस्कृति में
कि ये दीनहीन दलित ये सारे चीजें अलग हैं। वो सब गांव में, एक गांव में जैसे एक तरह से लोग रहते थे। मैं बार बार ये कहती हूँ कि गांव में देखिए किसी जात का बच्चा, जात पात तो बाद में लोगों ने बनाया, बेटी जो गांव की होती है वो सबकी बेटी होती है। ये लोक संस्कृति, ये लोक संस्कार है। किसी भी जाति की बेटी की शादी में सब लोग वहां जाते हैं, कुछ ना कुछ, गरीब बहुत गरीब है तो कुछ देकर आते हैं। और उसके गांव में जहां शादी हो जाती है, लोक संस्कृति में ऐसे है कि जहां शादी हो गई उसकी, उस गांव में, इस गांव का किसी भी जाति का व्यक्ति जाएगा तो खाना नहीं खाता था। अब सब में बहुत चीज में क्षरण आ रही है, गिरावट आ रही है, वो और बात है। लेकिन इस भाव से जो उस गांव में हमारी बेटी, बेटी रही होगी किसी भी जाति, तो ब्राह्मण भी जो वहां जाएगा, क्षत्रिय भी जाएगा, तो वो उस गांव का पानी नहीं पीता था। ये कैसी संस्कृति, ये कैसा भाव था, ये कैसा संस्कार था। और ये सारे संस्कार एकता के सूत्र में सबको बांधते हैं कि हम एक हैं, एकत्व का भाव आता है। तो इसलिए जो मेरे समझ से जो ग्रामीण समिति, जहां लोक जीवन था, शहर में भी इसकी कोशिश की जा रही है। बहुत सारी संस्थाएं बना के, बहुत मोहल्ले की समितियां बना के एक होते हैं, लेकिन जो 7 पीढ़ियों से चला आया परिवार होता था, गांव होता था, उसमें दूसरे तरह के का व्यवहार होता था। और अब मैं थोड़ा सा रामचरितमानस की बात करना चाहूंगी, जिसको हम सब लोग मानते हैं कि वहां लोक संस्कृति के ही आगे बढ़ाने वाले में थे। और उन्होंने जिस तरह से, गोस्वामी तुलसीदास ने एक एक जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनके भावों को पिरोया, उनके भावों को जिया। एक एक पात्र उसी भाव को जीता है, जिस भाव से हम उस संस्कृति को समझते हैं जो भारतीय संस्कृति कही जाए। और रिश्ते नाते जो थे, उनके भाव, उनके व्यवहार, उनकी ममता, वो सबके लिए। तो आज भी जब राम का वनगमन होता है तो किस तरह से सब लोग देखते हैं, जो उनके हृदय में वो भाव है, तभी तो सब रोते हैं। सीता का परित्याग होता है तो सबको रोना आता है। सीता जब धरती में समा जाती है, उस दृश्य को देखकर, उसको स्मरण करके सबको रोना आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो रामचरितमानस एक लोक संस्कृति के बहुत बड़ा प्रवाह को आगे ले जाने वाला। उनके माध्यम से, ऐसे तो बहुत हैं, कबीर हैं, रहीम है, जितने भी सब लोग हुए हैं, उनमें रहीम, कबीर, ये इसी की बात रहती है। लोक संस्कृति के जो व्यवहार हैं, जो मन है, उनके ही अनुसार रहा है। लेकिन रामचरितमानस का कोई तुलना ही नहीं हो सकता। और उसमें भी राम राज्य की बात बहुत अच्छी तरह से आई है, बहुत व्यापक रूप से आई। कैसा वर्णन है, क्या सचमुच वह रामचरितमानस के द्वारा क्या खड़ा किया तुलसीदास ने? लोक संस्कृति के सहज संसार के पक्ष में खड़ा हुआ। उसमें सारा वर्णन है, और उसी काल के लिए नहीं है, वो तो कालजयी रचना है। राम और सीता को मैं कहा करती हूँ कि उन्होंने अब तक जिंदा रखा है कहानियों ने, और वो जीवित हैं। वो गए नहीं, हम लोगों ने जाने ही नहीं दिया उनको। सुरधाम कहाँ गए, यही रह गए। इसलिए तो हर विवाह में राम ही दूल्हा होता है। हर विवाह में, कैसी है संस्कृति, हर विवाह में सीता ही दुल्हन होती है। लवकुश का जन्म जब जंगल में होता है, आश्रम में होता है, और राजा है सारा परिवार, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, तो उसके गीतों में इस तरह से पिरो के रखा है कि आज भी हम रोते हैं कि वह कितना बड़ा, कैसी सीता थी, महारानी होने वाली थी, और उसको इस तरह से महारानी होने के बाद फिर उनको भेज दिया गया। तो ये सब लोग ये जो द्रवित होते हैं,
वो और किस तरह से समता का भाव दिखाया है, सब जाति में, सब धर्म के लोग में, सब रीति रिवाज में समता है। मैंने ये गीत लिखा सेवा के ऊपर, तो उसकी 4 पंक्तियां हैं। कैसा समाज हो, समाज की परिकल्पना की, तो रामचरितमानस पढ़ के तो नहीं की, वो तो मेरे भी संस्कार में आ गया ना, तो कलम उठाते हुए वो पंक्तियां आ जाती हैं। वो पंक्ति है, ममता से हो ओतप्रोत, समता आधारित समाज हो, संवेदना हृदय का भूषण, इससे सजा समाज। हर्षित मुखरा हर यौवन का, पग में गति ले आए, निस्दिन नूतन गान सेवा का, 3 पीढ़ियां गाए, तीनों पीढ़ी मिल गाए, नव समाज निर्माण। ये संस्कृति के सूत्र है। ये कैसे आ गए हमारे अंदर? सबके अंदर है, मेरे अंदर आया ऐसा नहीं। और इसलिए हम जब लोगों से व्यवहार करते हैं, तो भारतवर्ष के किसी कोने का व्यक्ति हो, हमें लगता है कि यह अपना है। हम ट्रेन में चलते हैं, भाषा भिन्न है, पहनावा भिन्न है, जो सभ्यता है वो भिन्नता लिए हुए है, लेकिन मिलते समय फिर हम एक हो जाते हैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 40 घंटे के लिए। वो संस्कृति के जो सूत्र है वो जोड़ते, और उसमें आखिर रामचरितमानस में किन किन बातों पर तुलसीदास ने ध्यान दिलाया है। मैं तो सबसे पहले जो प्रारंभ में शुरू होता है उसी बात पर कि किस तरह से उन्होंने सज्जन और दुर्जन दोनों की वंदना कर दी। पहले दुर्जनों की वंदना की, जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना कारण के आपके दाहिने बाएं हो जाए। कितना मनुष्य के अंदर जाकर उन्होंने झांका। स्त्री हो, पुरुष हो, मजदूर हो, राजा हो, गांव का लोग हो, निषाद राज हो, सबके अंदर क्या भाव होंगे। और क्यों निषाद राज को, राम को रोकते हुए, राम से बात करते हुए हम क्यों थोड़ा बहुत द्रवित हो जाते हैं? ऐसा ही होता है। ये लोक संस्कृति, ये लोक संस्कृति। उसी तरह से यदि हम राम राज्य की कल्पना जो उन्होंने किया और उन्होंने उसका वर्णन किया है तुलसीदास जी, उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो कोई ऐसी गूढ़ बात नहीं है, ये ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है राम राज्य जो हमें समझ में नहीं आ। बिल्कुल जो सहज ढंग से जीवन चले, कहीं कोई तनाव न हो, कोई दुर्भावना न हो, सबके लिए जीना हो, ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो उसमें पढ़ने पर आपको लगेगा कि यही तो राम राज्य है। और राम राज्य में भी यही परिकल्पना है। मैं बराबर इस श्लोक को कोट करती हूँ, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत, आत्मवत भूल रहे, या पश्यति सा पंडिता। आप समझ गए हो कि जितने भौतिक जगत में प्रकृति के जो द्वारा जो दिए गए चीज है, ये मकान है, रोड है, ये सारी चीजें तो हमने बनाई है, सभ्यता की चीज। लेकिन जो भाव दिया है कि हम पेड़ पौधे, जमीन, ये पृथ्वी और समुद्र, नदी, जितने भी प्रकृति में चीज, उसको अपना, अपने की तरह समझते। ये अपना है। पेड़ की डाली कटती है तो कहीं हमें हमारे अंदर दर्द होता है, हमें पीड़ा होती है, अरे काट गया इसको। एक हमारे यहाँ कुतिया थी यहाँ पे, वो 4-5 बच्चे उसके हुए, और एक दो मेरे पार्क में सामने बच्चे करके 3-4 दिन में 6 बच्चे मर गए। अब जब वो मर गए तो वह अंतिम बच्चा मरा, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने माली से कहा कि भाई इसको हटवाते क्यों नहीं हो, क्योंकि उसको देख के मुझे बहुत पीड़ा होती थी। तो उसने कहा नहीं, ये कुतिया हटती नहीं है, बहुत तंग करती है, बहुत चिल्लाती है, काट ले।
क्या दे दिया उसको भगवान ने, ये क्या आ गया संस्कृति में, सबको अपना। और ये फीलिंग हमारे अंदर आती है, किसी भी चीज को, कोई चिड़िया गिरकर मर जाए, वो जो जाला बनाती है हमारे खिड़कियों में, उसका कोई अंडा फूट जाता है, हमें कितना दुख होता है, लगता है हमसे कोई भूल हो गई। ये सारे भाव जो हैं, ये मानवीय भाव हमारे अंदर प्रकृति ने जो कुछ डाला, इसके कारण उसको जीवित रखना। कोई भी राज्य व्यवस्था हो तो राज्य व्यवस्था को इन सारी चीजों को रखना है, उस तरह का राज्य व्यवस्था बनाना है। और इस तरह का राज्य व्यवस्था जो मैंने कहा आपको कि ममता से हो, ओतप्रोत समता आधारित समाज, ऊंच नीच कोई किसी में कोई भेद ना हो। लेकिन राम राज्य में तुलसीदास ने ये भी कहा है, जो हम भी मानते हैं, कि अति वर्षा हो जाने से भी तकलीफ होती है और वर्षा नहीं होने से भी तकलीफ होती है। कोई भी जो पांचों तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अधम सवीर शरीरा, केवल हमारा शरीर बना है ऐसा नहीं, ये प्रकृति ही पांचों तत्वों से, लेकिन उनको संयमित रहना है। जितनी वर्षा चाहिए जमीन को, उतनी ही वर्षा करनी चाहिए। जितनी जैसी हवा चलनी चाहिए वैसी हवा चलेगी। मतलब प्रकृति में भी समुद्र जो है वो बहुत उफान नहीं ले कि दूसरे को परेशानी हो। ये सारी चीजें, इतना वर्णन उसमें है, मैंने पढ़ा कई बार। तो राम राज्य में राजा की तरफ से, राजा तो उदार मना थे ही, वो सब किसी में विभेद नहीं करते थे, राम की जो परिभाषा है। लेकिन चूंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नाम दिया गया, तो उसमें जितने भी चीजें हैं, प्रकृति के भी चीजें, सब कुछ सब मर्यादित थे, सबका व्यवहार मर्यादित होता था। भाई भाई का प्रेम कैसा है, भाई बहन का प्रेम कैसा है, जो भी पारिवारिक है वो कैसा कैसे रहता है, कितना प्रेम होता है आपस में, उसका बखान नहीं हो सकता। वो तो केवल व्यवहार में, जो हम रामायण देखते समय देखते हैं, भरत को राजगद्दी नहीं चाहिए, राजगद्दी सब छोड़ने को तैयार है, कहीं तो मन पर। और जो अनपढ़ महिलाओं को मैंने सुना, अनपढ़ पुरुषों को सुना, देखा, उन्होंने अक्षर का ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन वो राम राज्य का देखो, राजा कैसा था राम, भाई कैसा था भरत, भाई कैसे थे लक्ष्मण, एक एक पात्र, एक इस तरह की कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग सुनते आए हैं, और उनके कारण वैसे भाव अपने अंदर संजोते आए हैं। और पता नहीं कितने दिनों तक ये श्रृंखला चलती रहेगी। हम जब तक चलती रहेगी, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। ये संस्कृति के ही तत्व हैं, संस्कृति के ही भाव हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि भारतीय संस्कृति का क्षय नहीं हो सकता, वो नहीं समाप्त होगी, क्योंकि ये मानव मूलक है। जब तक मानव है पृथ्वी पर, जब तक प्रकृति है पृथ्वी पर, तब तक भारतीय संस्कृति रहेगी। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत क्षरण हो जाता है, लगता है भारतीय संस्कृति का जो सूत्र है उसमें गिरावट आ गई। आज भी बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो बात नहीं रही। मैं उनको समझाती हूँ कि बच्चों के, लड़के लड़कियों के वेशभूषा पर मत जाइए। मैं तो साड़ी पहनती रही, मेरी नानी तो घूंघट किए रहती, और मेरी नातिन जो है, वो मेरी बेटी भी तो जीन्स पहनती है। ये समय की आवश्यकता हो गई। तो इस पर नहीं जाइए, अंदर अंदर देखिए उसके अंदर कौन है, अंदर की उसकी ममता है कि, और ममता केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, वो जो संवेदना है, वो ममता है, केवल अपनों के लिए नहीं है। मेरी कविता की एक पंक्ति है, ममता जब विस्तार लेती है, सागर को भी आंचल में छुपा ले। ऐसा विस्तार ममता का, और है, आज भी है। हमारी संस्कृति समाप्त नहीं हुई है जैसा कहा, और ये उनके व्यवहार, हमारे व्यवहार भी नहीं समाप्त।
लेकिन वो जो व्यवहार है, संस्कृति मूलक जो व्यवहार है, उनका सम्मान होना बहुत जरूरी। केवल और केवल हम अपने लिए यदि जीना सीख लेंगे, हमारा जीवन, हमारा घर हमारे भाई से बहुत बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आपस में प्रतियोगिता होनी चाहिए कि हम आगे बढ़े कि वो आगे बढ़े, वो सब होने से, लेकिन सही विकास के इसमें है तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन यदि समाज में इसको देख के दो भाई की इस तरह की लड़ाई चाहे छोटी ही हो, समाज का मन दुखता है, तो संस्कार नहीं कहलाएगा, वो भारतीय संस्कृति नहीं कहलाएगा। राम राज्य जो उन्होंने तो विस्तार दिया, लिखा, उन्होंने भी कहा है रामचरितमानस में, तुलसीदास ने कहा कि मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये तो मैं सुनता आया हूं, जो देखा है उसी को लिखा है। तो भारतीय संस्कृति में जो कुछ था, लोक संस्कृति में जो कुछ था, उसी को लेके जो रचना होती है, और उसके बाद भी कुछ गिरावट आता है, तो कोई ना कोई संत खड़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कोई समय समय पर देखिए, इतिहास में आप देखिए, तुलसीदास का खड़ा होना भी वैसे ही हुआ, क्योंकि तुलसीदास का जो समय था वो बहुत प्राचीन जो आर्य संस्कृति के विरोध में था, और बहुत प्रताड़ना हो रही थी, बहुत तरह का, ये सब आप जानते हैं। लेकिन तुलसीदास ने एक रचना के माध्यम से एक परिवार को लेकर, एक पात्र को लेकर, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा देकर, संज्ञा तो उनके व्यवहार को तो देना था, उनको नाम देना था उस व्यवहार को जो उन्होंने देखा, कहानी सुनी। तो तुलसीदास की तरह ही समय समय पर कोई ना कोई व्यक्ति उठता है। उस 19वीं सदी में भी उठे हैं, जिन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। कई लोग हैं उसमें, दयानंद सरस्वती जी का नाम है, विद्यासागर जी का नाम है, सब तो इन्होंने सब आगे बढ़ाया है, और इसलिए हम आज देखते हैं हमारे ऊपर सब जो ये है। तो मेरा कहना है कि जो ये जो राम राज्य की बात भी हम कर रहे हैं, गांधी ने साफ कहा कि राम राज्य केवल एक जाति के लिए नहीं, एक के लिए नहीं हुआ, राम राज्य में सब बराबर हुआ, और ऐसी सत्ता होनी चाहिए, ऐसा शासन होना चाहिए। गांधी ने तो बहुत साफ, महिलाओं की बात मेरे बात में इसमें ज्यादा आ जाती है, क्योंकि गांधी ने साफ कहा कि राम राज्य के निर्माण में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी, और यह अनिवार्य है, क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो नैसर्गिक व्यवहार, वह व्यवहार सबका कल्याण चाहता, और राम राज्य में तो कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने तो अपने काल में महिलाओं को सब दृष्टि से उठाने की कोशिश की, घूंघट को हटाओ और चरखा समिति में जाओ, चरखा चलाओ। जब मैं वर्धा से लौट रही थी तो मैं गई थी वहां गांधी आश्रम में, सब कुछ देखा था, कुछ लिखा भी था मैंने उस पर। तो गांधी ने इतना काम किया, समाज में कितने प्रकार की क्रांति ला दी। आज भी गांधी जीवित हैं, जीवंत है हमारे बीच में। लेकिन मुझे जो महिलाओं के प्रति उन्होंने किया, जो पर्दा में थी, अंधकार में पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात थी, उसको किस तरह से सम्मान दिलाया, और उसका प्रभाव रहा कि राज सत्ता ने, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो महिलाओं को संविधान बनने पर उनको बराबर का अधिकार दे दिया। यही तो भारतीय संस्कृति थी, यही तो अर्धनारीश्वर की कल्पना थी, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं। शिव और पार्वती में एक दूसरे के पूरक हैं, ये कितनी बड़ी कल्पना है। इस पूरकता को बरकरार रखने में शासन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आखिर हम कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, संस्कार देख रहे हैं, संस्कृति देख रहे हैं, लेकिन शासन व्यवस्था का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है, राज्य व्यवस्था का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो राजा कैसा होगा, मंत्री कैसा होगा, और उसके यहाँ प्रजा कैसी होगी,
माने किसी प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक तापा कोई ताप होगा ही नहीं, कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। क्या हम लोग ऐसे राज्य की ऐसे राज्य व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन अभी जो आज का काल है उसमें हम क्या देखते हैं? आज के काल में सब लोग सब बाहर के लोगों ने भी जो शीर्ष पर बैठे हुए दूसरे देशों में, उन लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की और शासन व्यवस्था की, और हर राज्य में जो राज्य सरकार है कहीं से कुछ ऐसी बात नहीं आती है जो राज्य सरकारों में बहुत ज्यादा अलग फर्क है, उन्होंने इसको कोरोना काल से युद्ध करने में कोई कोताही दिखाई हो, ऐसा नहीं। और इसी से लगता है कि इससे फिर से स्मरण हुआ है कि मानवता मूलक है समाज, हमारा मानवता मूलक। तो ये तो हमारा इतिहास है और उस संस्कृति के हम वाहक हैं। हमने अब तक वो संस्कृति छोड़ी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं खत्म हुआ है। देखने की नजरिया चाहिए। एक नौजवान है, वो कैसा भी कपड़ा पहना है, एक व्यक्ति है कुछ कैसे भी ड्रेस में है, लेकिन यदि उसके अंदर कभी कुछ देखती है, किसी के ऊपर अत्याचार होता है, तो किस तरह से वो लड़की या लड़का उसको बचाने की चेष्टा करते हैं, तो वह वहां संस्कृति प्रकट हो जाए। इसलिए हमारी जो लोक संस्कृति है, मैं तो प्रतिदिन सुबह चाय पीते हुए भी किसी न किसी बाबा, चाचा, नाना, दादी को याद करती थी। पता नहीं कैसे मैं अपने पति को कहती रहती हूँ कि ये लोग मेरा साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे रोज सुबह रुलाई देते हैं। और उनकी उपस्थिति भी आंसू बहने का मतलब दुख का ही नहीं होता है। लेकिन एक और बात है, हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य जो आया है उसका जीवन का उद्देश्य दुख को हटाना है, लेकिन सुख के पीछे भागना नहीं। कल मैं किसी वेबिनार में कह रही थी कि मैं मिथिला में महिलाएं जो है, लड़कियां हैं, अभी भी एक पुरुष भी गाते हैं कि अपना किशोरी जी के टहल बजबै, हे हम मिथिला में रहबै। किशोरी जी अभी वही हैं, किशोरी जी नहीं गई हैं। मिथिला के लोगों का ये भाव है। तो अपनी मिथिला की बेटी के बारे में जो वहां के लोगों का भाव है, वो गांव-गांव में फैल गया है। वो भाव अपनी बेटियों को सब लोग दूसरे किसी भी जाति के बेटी को लोग स्मरण करते रहे, लेकिन उसमें उस गीत में जो लोकगीत है, लोक संस्कृति का बहुत बड़ा आधार है लोकगीत। तो लोकगीत में किस तरह से जो भारत का जीवन, भारतीय संस्कृति का जीवन उद्देश्य है, वो किस तरह से लोकगीत में आ गया। वो कहती हैं गीत गाते हुए कि साग पात खोटी खाटी दिवस गमावे, साग पात खाकर अपना दिवस गमाऊंगी, जीवन काटूंगी, हमरा न चाहिए सुख आराम। हमें सुख और आराम नहीं चाहिए। मैं छोटपन से इस गीत को गाती थी, जब मुझे बड़े होकर देखा तो मैं अरे ये तो भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा सूत्र है। सुख के पीछे नहीं भागना, आनंद के पीछे भाग। और आनंद कब आता है? जब हृदय भर जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। आनंद के पीछे भागना, हमारी संस्कृति का उद्देश्य आनंद प्राप्त। और हमारे संस्कृति में आनंद के ऊपर जाते हैं, परमानंद प्राप्ति करते हैं। परमानंद की प्राप्ति के लिए साधु संत कहीं चले गए, शरीर को बहुत कष्ट दिया, मिट्टी के अंदर चले गए, जल समाधि ले ली, क्या क्या किया, उसके बाद कहानी आती है कि उनको परमानंद की प्राप्ति। तो आम लोगों को भी परमानंद की प्राप्ति होती है, हम समझे या न समझे। और दिन में पता नहीं कितनी बार हमको आनंद की प्राप्ति होती है। मैं कहती रहती हूँ भोजन किया, आनंद आया। मेरे पति कहेंगे इसमें आनंद की क्या बात है, भोजन किया। मैंने कहा नहीं, आनंद है। तो आनंद आता है, किसी से बातचीत किया, बहुत आनंद आता है, कभी कभी मन तृप्त हो जाता है। तो आनंद की बात है। आनंद प्राप्ति हमारी संस्कृति में मनुष्य के लिए आनंद प्राप्ति का ये लक्ष्य बताया गया है। लेकिन दुख है, दुख तो आएगा।
दुख आता है जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति का मूल ये भी रहा है, और राजा जो बनेगा, राम राज्य की जो कल्पना है, दुख की अवस्था में भी कैसे सुख ला देना, दुख को कैसे सुख में परिवर्तित कर देना। कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या है, घंटी बजाना, शंख बजाना, क्या क्या कर दिया। प्रधानमंत्री ने क्यों किया, मैं जानती हूँ, जो संगठन में काम करते रहे हैं तो हमेशा विभिन्न विषयों का वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम बनाते रहे, मेरी तरह हम दोनों मिलके बनाते थे। तो जो चीजें आज आपको लगती है, हमें लगती है, हम भी महसूस करते हैं, जो गलत है, गलत हो रहा, वो नहीं होता है गलत, उसमें से भी सुख को निकाल लेना, यह बड़ी बात है। सीताराम ने जब भेज दिया उनको जंगल में, तो वो कुछ शिकायत नहीं की, रोई धोई नहीं, वो थाने नहीं गए, लेकिन उस दुख की स्थिति को सुख में इस तरह से उन्होंने परिवर्तित किया। आखिर तो राम की धर्मपत्नी थी, उन्हें परिवर्तित ऐसे किया कि दोनों बालक को राजा बनने योग्य बनाया, पत्नी धर्म का पालन किया, दुख को सुख में बदल दिया। इसलिए आज भी महिलाओं को मैंने अपने कान से सुना है, किसी पर कोई विपत्ति आ गई, किसी का पति नहीं रहा, किसी कोई और दुख हो गया, तो बूढ़ी महिलाएं उनको सांत्वना दिलाती थी, चुप रह, तुम्हारे जीवन में क्या दुख आया है, कुछ नहीं। सीता के जन्म में देखो क्या क्या दुख आया, जीवन भर रोते रोते चला गया। वो रोए चाहे नहीं रोए, वो महिलाएं आज रोती है उनके लिए, पति ने निकाल दिया, पति ने घर से हटा दिया, सारी बात। तो ये सब संस्कृति की तो व्याख्या नहीं हो सकती, और राम राज्य को भी प्रकट करके दिखाया नहीं जा सकता। हम सिनेमा में भी जो देखते हैं, तो राम राज्य नहीं देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, वो नाटक देखते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ हम उसको लेकर चलते हैं, हमारी संस्कृति को छोड़कर जो कोई भी राज व्यवस्था होगी, कोई भी राज व्यवस्था हो, उसके सूत्रों को ले ही कर चलते हैं। और सब परिस्थिति, जो दुखद परिस्थिति आती है, भीषण परिस्थिति आती है, उसका निदान कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में है, वेद में तो है ही है। इसलिए राम राज्य की जो परिकल्पना है, एक पहली बात कि वो लोक संस्कृति में विकसित होती, उसका संवर्धन होता है लोक के जीवन, और वो जैसे पुष्प में गंध है, पुष्प में रूप है, चंदन का गंध है, वो हम देखते नहीं गंध को, लेकिन उससे हम आनंदित हो जाते हैं। तो इसलिए कितना भी युग बीत जाए, समय बीत जाए, आने वाले समय में तो हम लोग नहीं रहेंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन ये सत्य है, ये मान के चलना चाहिए, ये समाज जीवित रहेगा। जीवित यदि रहता है, हमारी संस्कृति जीवित रहती है, तो राम राज्य भी लाने की कोशिश होती रहे, जिसमें स्त्री पुरुष कोई भी दुखी ना हो, जो गरीब की सेवा करने से प्रारंभ करे। बुद्ध आए, जैन आए, जो भी आए, जो यहाँ के भूमि पुत्र हुए, जो जो धर्म का विकास हुआ, उन्होंने कैसे कैसे लोगों के लिए, जो गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, उनके लिए काम कैसे प्रारंभ किया, सेवा को अपना धर्म बना लिया। तो इस तरह का जीवन, जो मनुष्य जीवन है, उसको जीना मतलब अपने धर्म का पालन करना। धर्म को हम दिखा नहीं सकते किसी को, वो महसूस करते हैं, और उसके अनुसार सब समाज चलता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें चलती रहेंगी, और मेरे से ज्यादा विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि एक जिसको अवसर मिलता है वही विद्वान विदुषी होती, वो तो एक बहाना है किसको सुनना है, और उसको अपने मन में जितनी सारी बातें हैं उससे फिर जोड़ते रहना है। तो मैं भी हमेशा पिछले 40 वर्षों से देश में घूमती रही हूँ, बहुत ज्यादा मैंने भ्रमण किया है, और भ्रमण करने के कारण ही बहुत कुछ ग्रामीण जीवन से उठाया है, कुछ शहरी जीवन से उठाया है, इतने विद्वानों से मिली हूँ, और तब इस निष्कर्ष पर आती हूँ, जो फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगी, जो ये भाव हमारे अंदर का नहीं मिटेगा। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं,
इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ये शिक्षा मंत्रालय जो है मेरा भी सुझाव था और लोगों का भी रहा होगा, लेकिन मैं बहुत दिनों से महसूस करती थी कि क्या ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बना दिया है, इसको क्या ह्यूमन क्या रिसोर्स है शिक्षा। इस बार भी हमारे जब मैं गवर्नर थी उसकी कमेटी बनी थी उसमें भी दिया था, तो उस कमेटी में भी लोगों ने समर्थन किया और शिक्षा विभाग हुआ। तो शिक्षा के मतलब मैं समझती हूँ कि शिक्षा भी अपरोक्ष रूप से संस्कार का निर्माण करता है। और एक बात और, जो प्रकृति ने हमारे अंदर जो गुण दिया है, जो पुरुषों के अंदर दिया है, गुण तो सब बराबर है, थोड़े थोड़े अलग, तो उसको प्रस्फुटित करना, उसको पूरे मानव ही नहीं सारे संसार के जितने अवयव हैं सबको बढ़ाने में उसके लायक बनाना मनुष्य को, ये शिक्षा का काम होता है। तो जिसके अंदर जो है यदि निकालने लगेगा भारत के लोग हैं, भारतीय संस्कृति की ये बातें, बहुत चीजें जो है विश्व की संस्कृति में भी है, तभी तो संस्कृति जुड़ती है, संस्कृति बनती है। विश्व ये नहीं कि हमारी संस्कृति, लेकिन फर्क है बहुत, व्यवहार में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। फिर भी हम विश्व को, हमारे यहाँ तो विश्व गुरु भारत बन चुका है, और आज जो परिस्थिति बनी है, योग को अपना लिया, आयुर्वेद के पीछे जा रहे हैं, तो ये सब चीजों को लेके ऐसा लग रहा है कि फिर भारत को विश्व गुरु बनना है। लेकिन विश्व गुरु हम कितनी बड़ी बड़ी हमारी अट्टालिका है, कितना धन है, उसके आधार पर नहीं बने। हम तो विश्व गुरु बनते अपने विचारों के कारण। क्यों संजीवनी बूटी का स्मरण आ गया, कहाँ के राष्ट्रपति थे वो, नाम नहीं याद। तो राष्ट्रपति ने कहा कि दवा क्या भेजी है भारत के प्रधानमंत्री ने, संजीवनी बूटी भेजी। कहाँ के हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि संजीवनी बूटी भेजी है प्रधानमंत्री ने भारत। कहाँ से कहाँ ले गया उसे, कैसे स्मरण दिलाया हम, कैसे भारत को स्मरण करते हैं लोग। अब तो विश्व में कितने देश भारतवंशी बन गए, भारतवंशियों ने संभाल रखा है। जो मजदूर बन के गए, जो अपनी संस्कृति लेके गए, जो रामचरित मानस का केवल गुटका लेके गए, वो राज सत्ता संभालने लगे, राम राज्य कायम किया। तो बातें बहुत है, लेकिन मुझे लगता है मेरा समय भी खत्म हो गया है और मुझे बुलाया गया। बड़े मान सम्मान से आपने बुलाया, और वर्धा तो मैं नहीं जा सकी हूँ, अपने ही कमरे में बैठी हुई हूँ, लेकिन आगे वर्धा भी आएंगे। और जैसा मैंने कहा कि मायके की बुलाहट है, वो मायके से आवाज आई है, तो उसको मानना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ संस्था के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ आप लोग। धन्यवाद। कृतज्ञ हूं मैं श्रद्धेय मृदुला सिन्हा जी के प्रति। लोक संस्कृति की इतनी जीवंत प्रस्तुति, मन प्रसन्न हो गया सच में। लोक संस्कृति, लोक समाज और राम राज के भावबोध से भरा भरा पूरा उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए श्रद्धेय मृदुला सिन्हा जी को सादर साधुवाद। अब मैं धर्म दर्शन शिक्षा और संस्कृति को प्रतिस्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म व दर्शन के ख्यातिलब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत कर हमें अनुग्रहित करें।
सर आवाज पहुंच रही है? नहीं, नेटवर्क नेटवर्क की कुछ समस्या लगता है कुलपति जी के यहाँ रही है, लेकिन अब वो जुड़ गए हैं। जी जी। बीच में कुछ तरंग इधर उधर हुई थी और बहुत कुछ मेरे कहने के लिए बचा नहीं है। इस शारदीय नवरात्र के पुण्य अवसर पर साक्षात भगवती का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। पूरे विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत, भारतीयता और भारतीय वाक की सेवा में लगे हुए हर साधक को प्राप्त हुआ है। जब यह विषय आ रहा था कि 21 व्याख्यान हो गए, किंतु लोक धर्म और राज धर्म के बीच जो भारत में अविनाभाव संबंध है, जो भारत की मूल परंपरा में लोक की संस्कृति और राज की श्रेष्ठतम व्यवस्था के बीच और सहज भाव से कहें चोली दामन का रिश्ता है, उस रिश्ते पर बात नहीं हुई है। तो पिछले वर्ष पुस्तक मेले में अग्रजा आदरणीय मृदुला दीदी की किताब यस पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई लोक धर्म और राजधर्म, ये मैंने देखी थी। कोई 30 निबंध एक अद्भुत विषय की बात कर रहे थे। लोक धर्म पर भारत में भारतीय भाषाओं में बहुत कुछ लिखा गया है जी दीदी, और लोक धर्म के साथ साथ राज धर्म पर भी बहुत लिखा गया है। लेकिन लोक धर्म और राज धर्म को साथ रख करके लिखना कठिन है, और इन दोनों को साथ साधना तो असंभव सा है। पहले साथ साधा है। लोक संस्कृति की, भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक जीवन प्रणाली की अध्येता, साहित्यकार, रचनाकार, इस रूप में आपकी पहचान तो है ही है। उस संस्कृति का जीवन जीने वाले एक व्यक्ति के रूप में भी इस भारत के अंदर आपकी पहचान है। सामाजिक जीवन में समाज सेवा के लिए राजनीति के क्षेत्र को चुनने के कारण से राजधर्म को भी विविध भूमिकाओं में निभाने के आपको अवसर प्राप्त हुए हैं, और लोक धर्म को जानने वाला राजधर्म को कितनी बेहतरी से निभा सकता है, इसको आपने चरितार्थ करके दिखाया है। ऐसे में कोई विकल्प ही नहीं था कि दीदी के सिवाय कोई इस विषय पर हम सबको प्रबोधित कर सके, दिशा दिखा सके। यह तो स्वर्ण ईश्वर संयोग है कि नवरात्रि के अवसर पर आपका व्याख्यान हुआ है। भगवती समग्र लोक है। लोक व्यक्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति रूप में अभिव्यक्त होता है। बांट बांट के अभिव्यक्त नहीं होता है, वो अंगांगी भाव के रूप में भी नहीं है।
अपितु समग्रता में ही अभिव्यक्त होता है। इसलिए लोक समाज से अलग है। लोक में आलोचन पर्यंत जो कुछ है, हमारी आंखों के सामने, हमारे इंद्रिया अनुभव का जो समस्त संसार है, इस समस्त संसार में जो चित चेतना का संबंध है वह लोक की निर्मित करता है। इस चित चेतना के संदर्भ को सजगता के साथ, संवेदना के साथ अनुभूत करते हुए, इस लोक जीवन को संस्कारित करते हुए, सुवासित करते हुए और निरंतर के यत्न से परमार्जित करते हुए कोई व्यक्ति ही होगा, वह अलौकिक व्यक्ति ही होगा जो लोक संस्कृति और राम राज्य के बीच संबंधों का वह जो अत्यंत सहजात किंतु चैतसिक स्वरूप है, उसको अभिव्यक्त कर सके। यह आज हम सबके बीच अभिव्यक्त हुआ है। दीदी ने बड़ी मजेदार बात कही, और वह जब ध्यान में रहे कि जो अपनी कविता की पंक्ति में उन्होंने कहा, निस्दिन गाएं सेवा, गान सेवा का 3 पीढ़ी, निस्दिन सेवा का गान 3 पीढ़ियां गाएं। ये 3 पीढ़ियां अतीत है, अनागत है और वर्तमान है। पूर्ववर्ती है और जो आने वाला वो है। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती मात्र नहीं है, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती के बीच जो सहज अनुभूयमान है, जो निरंतरता और चिरंतनता को बनाए रखता है, वही लोक है। जो अतीत है वो तो कारण है, जो अनागत है वो कार्य होगा, लेकिन कार्य और कारण इनके बीच कारक है। और यही भारत की लोक संस्कृति की विशिष्टता है। ये न तो अतीत में होता है, न तो अनागत में होता है, हमेशा इति वर्तमानता में रहता है। इसलिए हर घर में जब शादी होती है तो राम की होती है, हर बेटी की विदाई होती है तो जानकी की होती है, हर बालक में राम दिखता है, कृष्ण दिखता है। घुटने के बल चल रहा बालक शिशु रामचंद्र होता है, शैतानियां कर रहा बालक अपना नटखट नंद किशोर होता है। हमने उस विशिष्ट जीवन को वर्तमान के साथ जो जीवित रखा है, यह हमारा लोक का वैशिष्ट्य है। लेकिन राम राज्य लोक में साधुमत, नृपनय और निगम, यानी सज्जनों के आचार सदाचार, राजसत्ता और शास्त्रीय जीवन, इन सबका समावेश करते हुए लोकमत की निर्मित है। इसका विशिष्ट उदाहरण है, मुझे दीदी जब चर्चा कर रही थी कि लोकमत, साधुमत, नृपनय और निगम यानी शास्त्र, क्लासिक, संविधान भी कह सकते हैं, इन सबका विचार करके जब समाज के संचालन का यत्न होता है तो लोक धर्म को जागृत करने वाला राम राज्य निर्मित होता है। एक रामचरितमानस के प्रसंग से अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि भरत वापस करने जब राम को गए थे तो बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई को राज नहीं करना चाहिए, इससे लोकापवाद भी होता है और शास्त्र का उल्लंघन भी होता है। इन दोनों से बचना है, इसलिए भरत वापस लेकर के गए थे, वापस करने गए थे, साथ में वशिष्ठ भी गए थे।
वशिष्ठ के रोके अगर रुकने वाले होते और बुलाए बुलाने होते राम, तो बन गए ही क्यों होते? सुमंत के बुलाए रुकने वाले वापस आने वाले होते या रोके रुकने वाले होते तो बन गए ही क्यों होते? माताएं भी गई थी, उनके भी तो नहीं रोके रुकने वाले थे, क्योंकि लोक धर्म और लोक संग्रह यह राम के जीवन का आदर्श है। लेकिन वशिष्ठ इसलिए गए थे कि इसमें लोक संग्रह की अवधारणा और लोक संस्कृति का निरंतर संस्कार, एक यत्न की, एक प्रयास की आवश्यकता रखता है, सचेत अकादमिक हस्तक्षेप की आवश्यकता रखता है। और भरत की बात कहने के पूर्व ही भरत क्या कहेंगे ये आपको सुनना है, राम को आदेश करते हैं, लेकिन कैसे सुनना है और कैसे निर्णय करना है इसका उल्लेख करते हैं। भरत वचन सादर सुनिय, करहु विचारी बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। राम आपको भरत की बातें आदर पूर्वक सुननी है, क्योंकि दशरथ के आदेश से अब राजा राम है, राजा भरत, इसलिए बात तो, लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति को निर्णय करना है, राम को निर्णय करना है। लोक आराधना, लोक संग्रह, लोक संस्कार, लोक निर्मित के साथ सुवासित होने वाली, समंजित होने वाली एक व्यवस्था भी देनी है। इसलिए साधु मत का विचार करेंगे, सदाचार का विचार करेंगे, सज्जना नाम आचार उसका विचार करेंगे, लोक मत का विचार करेंगे। ये अभिव्यक्त संसार क्या चाहता है, हमारे चारों ओर फैला हुआ संसार क्या चाहता है, इस लोक की अपेक्षाएं क्या है, इसका विचार करेंगे। उसके बाद नृपनय का विचार करेंगे, राजनीति क्या कहती है, और अंत में विचार करेंगे कि निगम क्लासिक्स क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, सत्य की वह शिला क्या कहती है जिस कसौटी पर कसा जाना है। इन सब का विचार करके निर्णय लेना होगा। यह विचार की प्रक्रिया भारत में लोक संस्कृति में राम राज्य की निर्मित की प्रक्रिया है। राम राज्य है क्या? इसको भरत ने, वाल्मीकि भरत के मुख से राम राज्य बताते हैं। 1 माह राम के राज्याभिषेक के बाद पूरा हो जाने के बाद भरत बताते हैं कैसा है और किस प्रकार से प्रजा आपकी 1 महीने में ही, जो बीमार थे स्वस्थ हो गए, जो अकर्मण्य थे कर्म करने लगे हैं, जो दुखी थे वो सुखी हो गए हैं, जो आनंद के अभाव में जी रहे थे वो आनंदित हो गए। राम राज्य इस प्रकार की स्थिति की निर्मित है। इसी बात को बाबा तुलसी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं। हमने सबने सुना है राम राज्य क्या है, तो भगवान राम जब सिंहासनारूढ़ हुए तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि किसी को किसी किस्म का दुख नहीं रहा। दुख क्या है तो उसको व्याख्यायित करते हुए जो कहते हैं, बयरु न कर काहुसन को राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य सिर्फ इतना ही है, किसी का किसी के साथ बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, और विषमता का लोप हो गया है। बैर खत्म होगा तो ममता उत्पन्न होगी, विषमता का लोप हो जाएगा तो सहज जात समता आएगी। ममता जिसमें है, ममता से जो अनुप्राणित समता की दृष्टि समाज में जब निर्मित होती है तो राम राज्य होता है।
ये अलग बात है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य सपन ही नहीं व्यापा। ये तो रावण के राज्य में भी नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप रावण की श्रीलंका में घुस ही नहीं सकते थे। देवताओं की हिम्मत नहीं थी कि उधर सुदृष्टि कुदृष्टि कुछ भी डालें। भौतिकता की दृष्टि से सबसे समुन्नत सम्राट था, अपने नागरिकों के लिए दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्थाएं देता था। और दैहिक हो ही नहीं सकता था क्योंकि खुद देवताओं से छीन करके इसने अमृत कब्जे में कर रखा था। सुषेण जैसा वैद्य, उसका तात्पर्य है तो दैहिक नहीं होगा, दैविक नहीं होगा और भौतिक नहीं होगा। अगर इस प्रकार के दुखों की ही मुक्ति मात्र रामराज है तो रावण राज और रामराज्य दोनों एक स्थिति में आते हैं। फिर अंतर क्या है? तो ही देश का अभाव है, विषमता का अभाव है, परस्पर वैर भाव का अभाव है और विषमता का अभाव है। जब वैर का अभाव, विषमता का अभाव आता है तो लोक इस स्थिति में आता है कि कोई किसी के प्रति हिंसा नहीं करता है, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता है। भारत में लोक धर्म, लोक दृष्टि, लोक संस्कार, लोक जीवन, लोकाराधन यही है। कि उसको भी लोक की में बंध के रहना पड़ेगा। भगवत गीता में भी प्रश्न आया है कि ब्राह्मी स्थिति हो गई, समस्त ज्ञान हो गया तो फिर उसको तो कोई पाप नहीं लगने वाला है, तो कुछ भी कर सकता है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। लोक संग्रह को सामने रख करके, लोक जिसका अनुसरण कर सके, लोक जिसको सुकर्म और सद्धर्म मानता है, उसका उस प्रकार का ही आचरण करना पड़ेगा। अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व होना पड़ेगा उसे। अनिंदित पुरुषों के आचरण का अनुकरण करने वाला ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। और निंदा और स्तुति यह लोक करता है। राम राज्य वह है जिसमें निंदा के लिए कोई जगह नहीं होती है। और यह दिन प्रतिदिन के संस्कार से निर्मित होता है। इस दिन प्रतिदिन के संस्कार से निर्मित होने वाला जो राज है, जो व्यवस्था है, वो राम राज्य है, राम राज है। राजरी दीप्तों के अर्थ में सुशोभित तो होता है। यानी लोक जब समता मूलक ममत्व से परिपूरित तो होता है और ममता मूलक समत्व पर अधिष्ठित होता है, इन दोनों से पारावारित होता है तो राम राज्य निर्मित होता है। राम राज्य तो तब निर्मित होता है जब राजा लोक धर्म की रक्षा के लिए, लोक की रक्षा के लिए और अपने को लोकापवाद से, लोक निंदा से मुक्त रखने के लिए प्रिय और प्रियतम का परित्याग करने को तैयार रहता है। जब चाहे सिंहासन हो, सद्गुण हो या जानकी हो, लोक आराधन के लिए राम इन सब का त्याग करने के लिए जब तत्पर होता है, तब धरती नंदन वन सा सरस्वती है। तब जाकर के लोक संस्कारित तो होता है, सुवासित तो होता है, पारावारित तो होता है। ये जीवन कैसे होगा, इस जीवन का विकास कैसे चलेगा, विकास कैसे होगा? निरंतर के यत्न से होगा। बाह्य परिवर्तनों के आधार पर इसको नहीं समझा जा सकता। रोज के उदाहरणों से दीदी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। घूंघट, बिना घूंघट की साड़ी, उससे सलवार सूट, जीन्स, ये बाहर से बदलता रहेगा। ये संस्कृति नहीं है, ये तो सभ्यता है मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए। संस्कृति क्या है? दीदी ने बहुत ठीक ढंग से समझाया। हमारे पास जो कुछ उपलब्धियां हैं वो सब सभ्यता की है।
और हम जो हैं वो संस्कृति है। हम क्या हैं इसका उत्तर जब हम अपने को देते हैं या दूसरों को बताते हैं या दूसरों से सुनते हैं तो वो संस्कृति होती है। और हमारे पास क्या है इसका जब वर्णन होता है तो सभ्यता होती है। एक बाहर की ओर दौड़ाती है, एक अंदर ही अंदर आनंदित करती है, पुलकित करती है, सहज करती है, चेतना से पारावारित करती है। ये समझ में नहीं आ सकता, सिर्फ मेरे जैसे लोग शब्दों में इसको बोलते रहेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तो ऐसा जीवन उदाहरण के तौर पर होना चाहिए। इस प्रकार के लोक संस्कृति से युक्त राम राजमय जीवन जीने वाले जो महान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो जो आचरण के रूप में सामने होते हैं तब जाकर के ये बात समझ में आती है। इसी को फिर कृष्ण ने कहा था, यदाचरित श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोक तो अनुवर्तन है, अनुवर्तन करते करते अनुरणन हो जाना है। लगातार घंटे के निनाद की तरह जब प्रतिबिंबित होने लगता है श्रेष्ठ आचरण जीवन में, तब लोक धर्म टपकता है जीवन से और लोक संस्कृति अनुभूत होती है संवेदनाओं से। इस प्रकार का जीवन जीने वाले एक अध्येता, साहित्यकार, राजनेता, इन सभी प्रकार की भूमिकाओं में ममता की प्रतिमूर्ति के रूप में जिसकी प्रतिष्ठा है, ऐसे व्यक्तित्व का उद्बोधन निश्चित रूप से हम सबको बहुशः कल्याण के रास्ते पर ले जाएगा, सद्धम्म के रास्ते पर ले जाएगा, सद्विचार के रास्ते पर ले जाएगा। बाबा साहब की दृष्टि से हमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा जो लोक जीवन का अनिवार्य तत्व है उससे जोड़ेगा। इसी के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से परम सम्मान्य डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी के प्रति प्रणति निवेदन पूर्वक, व्यक्तिगत धन्यवाद पूर्वक अनिल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह विश्वविद्यालय की ओर से, हम सभी श्रोताओं की ओर से दीदी को धन्यवाद दें। धन्यवाद सर। सच में आभार ज्ञापित करना कम पड़ेगा और हमारी तो लोक परंपरा है आशीर्वाद लेने की, इसलिए माननीय मृदुला सिन्हा जी से आशीर्वाद ही हम लोग लेंगे लगातार। लेकिन इस औपचारिक मंच पर, आभासी मंच, उसको मैं पूरा कर लूं। जी सर। दीदी, बड़े भाई का तो की बात बड़ी बहन, छोटी बहन एक आध बार मना कर सकती है, उसको अधिकार है, लेकिन बड़ी बहन को छोटे भाई का आग्रह ठुकराने का अधिकार नहीं है। उसकी तो मां के समान जिम्मेदारी है कि उसकी बात को माने। और फिर मैं सार्वजनिक रूप से भी अनुरोध कर रहा हूं कि परिस्थितियां जब ठीक होती हैं, कुछ दिन इस विश्वविद्यालय में आइए, आप हम सबको कुछ बताइए, पढ़ाइए, सिखाइए, जीवन जीने का सलीका बताइए। हाँ अनिल जी। माननीय कुलपति जी के अनुरोध में मैं अपना भी अनुरोध जोड़ ले रहा हूं कि जब भी स्थिति अनुकूल हो और बड़ी दीदी को मायके आने की इच्छा हो तो ये छोटे भाई हमेशा तत्पर हैं आपके स्वागत के लिए। और हम सादर आग्रह हमेशा करेंगे कि आप वर्धा प्रवास पर समय समय पर आती रहें, जिससे वर्धा का भी गौरव बढ़ेगा, इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ेगा और साथ ही इस परिवार का ज्ञान और अनुभव में भी वृद्धि होगी। सच में आज मैं तो सोच रहा था इस श्रृंखला की शुरुआत आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के उद्बोधन से, भारतीय ज्ञान परंपरा से शुरुआत हुई थी और 21 कड़ी होने के बाद आज 22वीं कड़ी है। एक भी कड़ी टूटी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जैसे आज पुनरारंभ हो रहा है इस श्रृंखला का। सच में जिस
लोक संस्कृति और राम राज्य की संकल्पना को लेकर के हम सभी एक तरह से क्रियाशील हैं कि लोक संस्कृति की एक तरह से प्रतिष्ठा बढ़े, राम राज्य की स्थापना हो, और उसके लिए 34 प्रयास चल रहा है। इस समाज में लोक की प्रतिष्ठा सदियों से है, राम राज्य की प्रतिष्ठा भी है। बावजूद इसके ये राम राज्य, जिस ग्राम स्वराज की बात गांधी जी लगातार किया करते थे, जिस राम राज्य की संकल्पना हम लोग बार बार कर रहे हैं, वो राम राज्य इस धरती पर उतरेगा, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में। आज का उद्बोधन प्रदान करने के लिए मैं श्रद्धेय मृदुला सिन्हा जी के प्रति सच में कृतज्ञ हूँ कि हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया। और स्वाभाविक है कि आप जिस पद और कद की हैं, और स्वाभाविक है कि साहित्य की दुनिया में, क्योंकि जैसा माननीय कुलपति जी सच में कह रहे थे कि जो संयोजन आपके व्यक्तित्व में है, आपके व्यक्तित्व के भीतर एक साहित्य संस्कृत कर्मी, साहित्यकार के रूप में जो आपकी प्रतिष्ठा है इस देश और दुनिया में, एक समाज कर्मी के रूप में, सामाजिक नवाचारी कर्मी के रूप में जो आपकी प्रतिष्ठा है इस भारत भूमि में, और खासकर और राजनीति के क्षेत्र में काम करने का जो आपका एक तरह से योगदान रहा है इस देश को, अब वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे में ऐसे व्यक्तित्व की हर दूसरे व्यक्ति को जरूरत रहती है। स्वाभाविक है कि आपके पास अनुरोध कितना आता होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बावजूद इसके हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण विषय पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों को ही नहीं बल्कि इस आभासी दुनिया के तमाम देश दुनिया में बिखरे हुए लोगों तक आपने इस सदिच्छा को, इस ज्ञान को और इस परंपरा को बताने का काम किया, जिससे स्वाभाविक है कि श्रृंखला के सभी दर्शक श्रोता लाभान्वित हुए हैं। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और इस उम्मीद से कि आप माननीय कुलपति जी का जो अनुरोध है, पिछले दिनों आप विश्वविद्यालय परिवार में आई थी और आगे भी लगातार आती रहें, क्योंकि ये वर्धा वैसे भी पवित्र भूमि है, गांधी जी की भूमि है। ये विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय है, हम सभी हिंदी जन हैं, इसलिए आप का आना हिंदी को बढ़ाना होगा, हिंदी परिवार को बढ़ाना होगा और एक हिंदी संस्कृति, लोक संस्कृति को और विस्तृत करना होगा। मैं हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से कृतज्ञता अपनी ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके हम सबको संबोधित करने का काम किया। आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से, इस वैचारिक उद्बोधन के माध्यम से हम सबके ज्ञान का विस्तार किया, और वह लोक संस्कृति जो कभी कभी लगता है कि छूट रही है, हालांकि जैसा आपने कहा कि रोज चाय पर आपको याद आती है, वैसे ही हम सबको अपने काम धंधे की व्यस्तता में से वह याद आती है और हम सभी उससे द्रवित और परेशान होते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल जीवन हो गया है, एक तरह से दिनचर्या हो गई है, वो विवश करके हमें उससे दूर कर देती है। भूल जाते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर भूलते हैं, फिर मुड़ते हैं। लेकिन आपका उद्बोधन हमें एक तरह से उसको लगातार याद रखने के लिए प्रेरित करने का काम करेगा। मैं फिर से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जो इस श्रृंखला के एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी तत्परता से, जिनकी एक तरह से सदिच्छा से ये ई ज्ञान श्रृंखला चल रहा है, और इस ई ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से देश दुनिया के लोगों तक भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के प्रति हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे, और ये श्रृंखला पहुंचाने में काम कर रही है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी मैं आभारी हूँ कि आपकी प्रेरणा, और स्वाभाविक है कि आपकी व्यस्तता, स्वाभाविक है कि विश्वविद्यालय का कुलपति एक ऐसे प्रशासनिक पद पर होता है जिस पर विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी और तमाम लोगों
को संयोजित करने का दायित्व तो होता है, इसलिए उनकी व्यस्तता अतिरिक्त होती है। बावजूद इसके वो लगातार इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहते हैं। मैं माननीय कुलपति जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस श्रृंखला से जुड़े तमाम हमारे मित्र, बंधु बांधव जो देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लगातार इस श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, लगातार हमें प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहते हैं अपने टिप्पणियों के माध्यम से, अपने एक तरह से प्रतिक्रिया के माध्यम से। मैं सभी दर्शकों श्रोताओं के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं कि आपकी उपस्थिति और आपकी प्रेरणा से ये श्रृंखला अनवरत जारी है, लगातार जारी है और पिछले कई महीनों से बिना किसी बाधा के, बिना किसी क्रम के टूटे लगातार जारी है। मैं सभी दर्शक श्रोताओं के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस श्रृंखला से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हमारे सभी सहयोगी मित्र, प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी, डॉक्टर प्रकाश नारायण त्रिपाठी जी, भाई संदीप वर्मा जी, मिथिलेश जी, अरविंद कुमार, हेमंत दुबे, राजदीप राठौर, अनिल ढोरे, तमाम सभी मित्रों के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। कोटि सह आभार। आप सभी का दिन फलदायी हो, मंगलमय हो। इस सुमंगल कामना के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।